Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 देखने वाले हैं। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हम लोग कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, उनका नेम है नेगोशिएबल। दैट मींस वो नेगोशिएट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं चेक। ओके, बेसिकली जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात करते हैं तो इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स को जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया गया है। ऐसे तो और भी होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली 3 जो है वो आते हैं इसके अंदर, दैट इज चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो अगर मैं बात करूं चेक की, मैंने चेक लिखा, ओके, मैंने चेक को साइन किया और मैंने दे दिया एक पर्सन ए को। ए ने उस चेक को दे दिया बी पर्सन को, ठीक है। अब बी पर्सन जाकर जो है उस चेक का जो अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। वो जो चेक है वो ड्रॉ कर रहे हैं। सो दैट मींस व्हाट कि ये जो चेक था ये नेगोशिएट हो गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पर चला गया है एंड ये चीज जो है ये लीगल है। ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है या ऐसा कुछ वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक होते हैं, ये तीनों ही चीज जो है ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। और भी जो है इसमें चीजें होती है और भी इसके फीचर्स होते हैं एंड ये सब क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A ऑफ द एक्ट, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer whether the word order or bearer appear on the instrument or not। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है ऑर्डर और एक आता है bearer। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि एक चेक है, चेक आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कैसा होता है, राइट। उसका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया पे टू मिस्टर ए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मिस्टर ए को पे करना है आपको। मान लो कि ये जो चेक है ये मैंने दिया है किसको, मिस्टर एक्स को, लेकिन इस मिस्टर एक्स ने बोला है कि आप उस चेक पर किसका नाम लिख दो, मिस्टर ए का लिख दो, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो इस चेक का अमाउंट लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स के ऑर्डर पर मैंने जो है मिस्टर ए लिख दिया और अब जो बैंक है वो मिस्टर ए को इसका पैसा देने वाली है। अब ये चेक मैंने क्यों दिया होगा मिस्टर एक्स को? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, ठीक है। ये वन साइडेड नहीं है। हो सकता है मिस्टर एक्स से मैंने क्या लिए, गुड्स खरीदे, तो इसके बदले में अब एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि हम सारी चीजें जो है कैश से नहीं पे कर सकते हैं। हमें बहुत बार जो है क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, हमें उधार पर लेने की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है ना कि मैंने आज कोई चीज खरीदी तो मेरे पास में जो है मनी हो ही हो। मैं जो हूं बोल दूंगी मिस्टर एक्स को कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, बाय 30th जो है मैं दे दूंगी, या मैं विद इन 3 मंथ्स इसका पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे कि हमें कोई क्या दो, अश्योरेंस दे दो आप कि हाँ भाई आप जो हो ये अमाउंट पे करोगे, नहीं तो ऐसे तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगी, बोल दूंगी मैंने कब बोला, राइट। तो कुछ भी चीज जो है वो ओरल नहीं होती। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं ये क्या है, ये इन रिटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब चेक जो है ये मैंने जो है मिस्टर एक्स से सामान खरीदे, ओके। मान लीजिए मैंने 50,000 का जो अमाउंट है, इस अमाउंट के जो गुड्स है मैंने मिस्टर एक्स से खरीदे। तो अब अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक दूंगी इनको। मैंने बोला मैं कैश नहीं दे रही हूँ, मैं आपको चेक दे देती हूँ। मैंने इनको चेक दिया, मिस्टर एक्स को ऑलरेडी किसी मिस्टर ए को जो है पेमेंट करना था, तो इन्होंने मुझे क्या बोला, आप एक काम कीजिए, इस चेक पर जो है मिस्टर ए का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने मिस्टर ए का नाम लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पेमेंट करना है, मैं किसी को भी करूं, ठीक है। यहां पर मेरा पेमेंट सेटल हो जाएगा, तो मैंने मिस्टर ए का नाम लिख दिया। अब जो मेरी बैंक है जहां से
ये जो पर्टिकुलर चेक है ये क्या होने वाला है, ये इसका अमाउंट विड्रॉ होने वाला है। तो अब बैंक को ये जो मैंने मिस्टर ए नाम लिखा है, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि आप मिस्टर ए को पेमेंट करोगे। ठीक है, ये जो है ऑर्डर वाली जो चीज होती है, दैट मींस आपको उसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करना है, आप और किसी को नहीं करोगे। ऑल राइट, अब ये तो हो गया ऑर्डर वाला केस। बियरर क्या होता है, बियरर का मतलब सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा। ठीक है, मैंने जो है नेम नहीं लिखा, मैंने मिस्टर एक्स को दे दिया, ये दे दिया मैंने 50,000 का। अब मिस्टर एक्स ये खुद जाकर जो है बैंक से इसको विड्रॉ करवा ले या किसी और को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। बियरर मतलब जिसके हाथ में वो चेक है, ठीक है, वो हो गया उसका बियरर। जो भी पर्सन आएगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ऑल राइट, तो ये जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये या तो ऑर्डर होते हैं या फिर ये बियरर होते हैं। इन दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी होता है। ठीक है, चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो। अब जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पर मिस्टर ए, तो क्या इस चेक में कहीं पर लिखा है ऑर्डर? नहीं लिखा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये ऑर्डर है। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बियरर चेक या बियरर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ऑल राइट, सो आई गेस ऑर्डर एंड बियरर का जो मतलब है ये अच्छे से क्लियर है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डील्स विद थ्री काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। They are promissory notes, bills of exchange and checks. Of these instruments, a check is used in day-to-day banking transactions. The act contains numerous provisions about check. ठीक है, अब देखो बेसिकली हमारा एग्जाम क्या है, जैब, हमें जो है बैंकिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है। अगर देखा जाए तो प्रॉमिसरी नोट में भी वेरियस चीजें हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी वेरियस चीजें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डे टू डे ट्रांजेक्शन एक बैंकर जो चीज को फेस करता है, दैट इज व्हाट, चेक्स। राइट, ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि डेली जो है आपके पास में नंबर ऑफ चेक्स आते हैं, आप जो हो उन चेक्स को क्लियरिंग हाउस में भी जो है भेजते हो। कभी ये होता है कि चेक को आपको उसी टाइम पर जो है मनी आप क्या कर देते हो, विड्रॉ करके दे देते हो। ठीक है, कभी ये होता है कि आपको ऑर्डर दिया गया होता है किसी कस्टमर के थ्रू कि आप मेरी बैंक हो, इसलिए आप जो हो इस पर्टिकुलर पेई की बैंक से जाकर क्या लो, मनी रिसीव करो। ठीक है, तो वेरियस जो है ट्रांजेक्शंस टेक करने पड़ते हैं रिगार्डिंग चेक। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे जो कि चेक से रिलेटेड होने वाली है। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को भी जो है एक शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा किस पर होगा, चेक पर रहेगा। ऑल राइट, देन आगे बढ़ते हैं। अगर चेक की हम बात करें तो सेक्शन 6 डिफाइंस अ चेक एज फॉलो। ठीक है, जो सेक्शन 6 है उसमें क्या है, चेक, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रिंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, एक चेक क्या होता है, चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि दो पर्सन ले लो, एक ले लो आप ए, एक ले लो आप बी। ठीक है, ए ने क्या किया है, गुड्स सेल किए हैं बी को, और बी से जो है ए के पास में क्या आएगा, मनी आएगा, लेकिन बी ने बोला कि मैं एट प्रेजेंट मनी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मुझे क्रेडिट पे चाहिए। ऑलराइट, ये मान लो बोल दिया, तो अब या फिर ये बोल दिया कि मैं आपको चेक दे रहा हूं। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल। तो बी ने जो है क्या करा, चेक को, ही इज अ चेक मेकर। ऑलराइट, इसने क्या किया है, ये चेक मेकर है, दैट मींस इसने चेक जो है वो साइन करके दिया है कि हाँ ये लो, आप जाकर मेरी बैंक से जो है मनी ले लेना। ठीक है, तो बी जो है वो चेक का क्या है, मेकर है। ठीक है, दैट मींस जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ड्रॉअर है। लेकिन जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेकर या फिर जो ड्रॉअर होता है वो कौन होता है, वो पर्सन जिसको मनी लेना है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर होगा या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, जो ड्रॉअर होगा, वो कौन होगा, वो पर्सन जिसको मनी लेना है। ए जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ए है ये इस बिल को किसको देगा, बी को देगा फॉर एक्सेप्टेंस।
ऑलराइट, जो बी है वो इसे एक्सेप्ट करेगा और वापस रिटर्न करेगा ए को। सो दैट मींस ए जो है वो मेकर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ऑल्सो अ होल्डर होता है, ठीक है। और वही जो बी है वो जब हम चेक की बात करते हैं तो चेक में जो बी है वो चेक का मेकर होता है, लेकिन होल्डर कौन है, ए रहेगा, क्योंकि उसने चेक बनाकर किसको दे दिया, ए को पास ऑन कर दिया है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि आप लोगों को अच्छे से जो है पता होना चाहिए, ऑलराइट। तो जो चेक है वो क्या है, इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि स्पेसिफाइड है किसी भी एक स्पेसिफाइड बैंकर पर, दिस इज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका चेक होता है वो एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट्स दो होते हैं। अब जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे होते हैं कि आपने अभी जो है डिमांड की, आपने चेक अभी प्रोवाइड किया, आपको जो है मनी मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज चेक दिया है और आपको बोला गया कि नहीं हम 3 दिन बाद में ये इसका पेमेंट करेंगे, यहाँ पर कोई भी ग्रेस डेज नहीं होते हैं, ओके। चेक आप लोगों को भी बहुत ही क्लियरली पता है कि क्या होता है, चेक जो है वो एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी आपके पास में कस्टमर आता है आप उसको पेमेंट कर देते हो। वहीं जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होती है, एक मैच्योरिटी डेट होती है, ऑलराइट। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट मींस कोई टाइम पीरियड होता है उसका। और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑन डिमांड पे किए जाते हैं उन्हें डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। सो चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इसमें तो आप लोग भी जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को समझने में, ठीक है। Otherwise and includes the electronic image of the truncated check and a check in the electronic form, ठीक है। अब चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एक जो ट्रंकेटेड चेक होता है, दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है, राइट। ये चीज आई गेस आप लोगों को अच्छे से पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है। सो बेसिकली जब आप चेक को एक जो फिजिकल पेपर है उसमें नहीं बनाकर इलेक्ट्रॉनिकली अगर बना देते हो तो भी चलता है, वो सारी चीजें आप फिल कर देते हो और जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक वेज में क्या कर देते हो, पास कर देते हो। वहीं जब हम ट्रंकेटेड चेक की बात करते हैं तो ये कौन सा चेक होता है, तो देखो इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि पहले आप लोगों को पता है कि क्लियरिंग हाउसेस में क्या होता है, अगर एक बैंक से दूसरी बैंक में कोई भी जो है आपको चेक का कलेक्शन करना है तो क्लियरिंग हाउसेस में जो है ये चेक्स जाते थे, फिर वहां पर जो है बैंक्स एक्सचेंज करती थी अपना जो भी अमाउंट वगैरह है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इस चीज को एज ऑन करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए कम टाइम कंज्यूम हो, तो इसके लिए क्या हो गया है, ट्रंकेटेड चेक्स जो है ये कंसिडर किए जाते हैं। नाउ आई गेस आप लोग बहुत ही थोरो हो इस चीज से कि ये क्या होता है। ये बेसिकली जो हमारा फिजिकल चेक है उसकी एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फोटोकॉपी होना, राइट। कि आप जो हो फिजिकल चेक को नहीं पास ऑन कर उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक बनाकर क्या कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, क्लियरिंग हाउसेस में जो है इसे भेज रहे हो और वो जो है मनी आपका जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू हिज बैंक फॉर पेमेंट ऑफ मनी from his account. The obligation for payment on demand arises only in respect of saving and current account and not in term deposit account. बहुत ही क्लियर चीज है, बहुत ही अच्छे से ये चीज आपको पता है कि कोई भी टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं उन पर चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकते। सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स पर जो है चेक्स ड्रॉ किए जाते हैं एंड दे आर पेएबल ऑन डिमांड। There is a statutory obligation on the part of the banker to make payment of a check if the check is properly drawn, there is sufficient balance in the account and there is no legal restraint on the bank's duty to pay. ऑल राइट, तो ये जो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि जब चेक आया तभी आपको पे करना है, ठीक है। अगर चेक जो प्रॉपर्ली ड्रॉन है उसमें कोई भी काइंड ऑफ मिस्टेक नहीं है, उसके बाद में सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में, और थर्ड चीज की कोई भी जो है लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। जैसे कि मान लो अगर किसी अकाउंट पर जो है कोई अकाउंट है जो कि अंडर गार्निशी ऑर्डर है, तो ऐसे केस में वहां से जो है क्या नहीं हो सकता, चेक ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और आप लोगों को आई गेस बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर। इफ नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी जो है ये चीज बता चुकी हूँ, इस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बैंक जो है फिर इस चेक को क्या करेगी, पे करेगी। ऑल राइट,
देन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पहले हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है हम चेक की जो वेरियस चीजें हैं, जो वेरियस फीचर्स हैं जो हमें मानने होंगे, या जो वेरियस चीजें जो कि इस इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट में लिखी है वो हमें देखना है, हम फिर उस पर जंप करेंगे, ठीक है। सो प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें भी जो आपका ऑर्डर एंड बियरर आने वाला है, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऑर्डर एंड बियरर वाला टर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अ ऑर्डर और अ बियरर, ऑल राइट। और इसमें जो है क्या है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मैंने जो है मिस्टर ए से क्या किया, गुड्स खरीदे, ठीक है। कितने के, 50,000 के मैंने गुड्स खरीदे। नाउ आई नीड टू पे 50,000 टू मिस्टर ए, लेकिन मेरे पास में अभी मनी नहीं था, मुझे जो है ये क्रेडिट पर लेना था। मैंने बोला है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो हूं मनी दे दूंगी। अब क्या सिर्फ मेरे बोलने से काम चलेगा? नहीं, दिस हैव टू बी इन राइटिंग, क्योंकि कल को मैं बोल दूं मैंने बोला ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है। वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रिटन चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मैंने जो है उसको राइटिंग में दी। सेकेंड चीज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर ये गुड्स मेरे बिकेंगे तो ही मैं आपको 50,000 दूंगी, ये एक कंडीशन लगा दी। भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो है अगर इशू कर रहे हो तो वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, चाहे मेरे पास में ये जो गुड्स है वो सेल हो या ना हो। मैं 50,000 पे करूंगी मिस्टर ए को ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, ठीक है, जो भी डेट हमारी डिसाइड हुई है। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जरूरी है, साइंड बाय द मेकर। ओके, जो मेकर है उसे क्या करना है, साइन करना है। दैट मींस मैं क्या करूंगी, मैं साइन कर देने वाली हूं, ठीक है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज है कि क्या एक जो पेपर है, एक कोई भी पेपर पर मैंने लिख दिया कि मैं मिस्टर ए को 50,000 पे करने वाली हूं ऑन सच एंड सच डेट, मैंने साइन कर दिया, क्या ये प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा? नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि ये प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा। मैं तो बोल दूंगी भाई ऐसे कोरे कागज पर कोई भी कुछ भी लिख के दे देगा तो क्या काम चल जाएगा? नहीं, ये जो है प्रॉपर क्या लगना चाहिए, इस पर स्टैंप लगना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज पर आपका स्टैंप लग गया है, सो दैट मीन्स व्हाट, कि वो एक जो स्टैंप आपका इन द सेंस जो गवर्नमेंट का स्टैंप है, ठीक है, अगर वो लग गया है तो वो चीज लीगल बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए स्टैंप लगना जरूरी है, उसके बाद में हम इसे जो है कंसिडर कर सकते हैं एज अ promissory note. That means I am promising you that I will pay such and such amount on such and such date. All right. Then comes bills of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. यहाँ पर भी क्या है, unconditional order है, ठीक है, signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Here the promise to pay is not conditional, ठीक है, unconditional payment होगा। सेकेंड चीज की इसको बनाया किसने, जिसको मनी चाहिए, ओके, जो कि लायबल है मनी लेने के, जिसके पास में मनी आने वाला है, जिसको पेमेंट होने वाला है, वो पर्सन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। वो ड्रॉ करेगा किस पर, ड्रॉई पर। दैट मीन्स द पर्सन हु विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा और वो वापस रिटर्न करेगा। उसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है वो हमें जो भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट है वो एक स्पेसिफाइड डेट पर क्या करने वाला है, पे करने वाला है। ऑल राइट, सो आई गेस प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो मतलब है ये क्लियर है। अब जो है इसके अंदर वेरियस टर्म्स आते हैं, लाइक ड्रॉअर, ड्रॉई, पेयर, पेई, ठीक है। वैसे तो आई होप सो कि आप लोग शायद इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज है इनसे फेमिलियर होंगे, बट स्टिल एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजीज को कि इनका जो है स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, ड्रॉई आया। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन हो गया, जो मेकर है, ठीक है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूं।
द पर्सन देयरबाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिस पर्सन को हम बोल रहे हैं कि आपको पे करना है वो कौन है, वो है ड्रॉई। ठीक है, सो ड्रॉई इज द पर्सन हु नीड टू पे द मनी इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, फिर चलते हैं आगे। अब आता है होल्डर। अब होल्डर किसे कहेंगे, जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है। ठीक है, जो होल्ड कर रहा है उसे होल्डर कहा जाएगा। So holder of a promissory note, a bill of exchange or a check means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto. Where a bill of exchange or a check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. ठीक है, अब होल्डर कौन हो गया, एक सिंपल सी चीज है, एक चेक है, अगर वो चेक ऑर्डर पे है दैट मीन्स हमने यहाँ पर नेम लिख के दिया है कि मिस्टर ए को पे करना। अब ये चाहे किसी के पास भी हो, ठीक है, अब ये अगर चेक मैं ले लूं और मैं ले जाकर बैंक को दे दूं तो बैंक तो मिस्टर ए को ही पे करने वाला है, मुझे पे नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जब बियरर वाला केस होता है कि जिसके पास में हो वो करेगा। ठीक है, तो अगर बियरर वाला केस होगा तो यहाँ पे जो है नेम लिखा नहीं है। ओके, मान लो ये जो चेक है ये घूम गया। ओके, आई लॉस्ट दिस चेक, ये था तो मेरे पास ही लेकिन वो गुम गया, उसकी चोरी हो गई है। तो अब जिस भी पर्सन ने वो पर्टिकुलर चेक उठा लिया वो जाकर जो है उसे क्या करवा सकता है, इनकैश करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में होल्डर कौन हो गया, वो पर्सन जिसके पास में वो चेक था। ठीक है, क्योंकि वो एक बेयरर चेक है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बैंक है वो भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाने वाली है। ओके, अब इसमें भी जो है डिफरेंट केसेस होते हैं कि इन सारे जो फ्रॉड्स है या ऐसी कोई चीज है तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, वो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है क्रॉसिंग वगैरह हो जाती है, इस चीज से आप लोग बहुत ही फेमिलियर हो कि अगर यहाँ पर या पूरे चेक में कहीं पर भी जो है अगर दो लाइंस बना दी जाए दैट मीन्स अगर क्रॉस कर दिया जाए, सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप ये जो मनी है ये कैश में नहीं दोगे। ठीक है, ओवर द काउंटर आप नहीं पेमेंट करते हो, आप कैश में पेमेंट नहीं करते हो, आप अकाउंट में पेमेंट करते हो, दैट इज बैंक चैनल से बैंक चैनल में जो है पेमेंट होगा। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रेसेबिलिटी होती है कि मनी गया तो गया कहां पे, किस अकाउंट में गया, कौन लेके गया, तो उसमें जो है वो ट्रेसेबल रहता है। और जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो ट्रेसेबल नहीं रहता है कि वो कब कहां चला जाए। ओके, तो ये जो क्रॉसिंग वगैरह है ये यूज की जाती है ताकि कोई भी चीज का जो है गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। एंड ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग है इससे आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, जैसे कि अगर यहाँ पर जो है इस क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पे लिख दिया जाए तो ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। कैसे, क्योंकि अकाउंट पे का मतलब हो जाता है कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर इस चेक में नाम है उसी के अकाउंट में जो है ये मनी जाना चाहिए और किसी थर्ड पर्सन को जो है या जो अमाउंट है वो नहीं दिया जा सकता है। एंड जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, दीज आर नेगोशिएबल, ये वन पर्सन टू दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। ओके, सो आई गेस होल्डर का मतलब भी क्लियर है। देन कम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration became the possessor of the promissory note, the bill of exchange or the check if payable to the bearer or the payee or the endorsee thereof, if before the amount mentioned in it became payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब हो गया कोई भी पर्सन जिसके पास में जो कि क्या है, पोजेसर है या आपके प्रोमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का या चेक का, और अगर वो जो पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो अगर पेएबल है एक बियरर को या फिर एक पेई को या फिर एक एंडोर्सी को। ठीक है, दैट मीन्स वही कि जिसके पास है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, जब हम बियरर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली बात आ जाएगी जिसके पास में वो पर्टिकुलर चीज है। एंड होल्डर कौन हो जाएगा, जिसका नाम लिखा है, दैट इज ऑन ऑर्डर जब हम पेमेंट करने की बोलते हैं। ऑल राइट, then payment in due course. So payment in due course means payment in accordance with the apparent tenure of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing
that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned. ठीक है, what is payment in due course? Payment in due course का मतलब होता है पेमेंट करना जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से. दैट मीन्स देखो, अब अगर मान लो हमारा चेक जो है वो चोरी हो गया, ठीक है, अब उस चेक पर कोई भी स्पेशल मेंशन नहीं था, कोई भी ऑर्डर नहीं गिवन था, ना कोई जो है स्पेशल क्रॉसिंग की गई थी, ठीक है. तो ऐसे में अगर कोई भी चेक आप लोगों के पास में लाता है, एक बैंक के पास में अगर एक चेक लेकर जाएगा कोई भी पर्सन, तो अब एक बैंक ऐसे जो है ऐसे थोड़ी देखेगी अच्छा तुम चोर हो क्या, राइट. बैंक को क्या पता, ऐसे किसी पर्सन को देखकर नहीं बोला जा सकता, ठीक है. और वहां पर अगर इन कैश अगर मनी दिया जाता है तो कोई केवाईसी वगैरह तो होती नहीं है, सिंपल सी चीज है. और क्योंकि चेक पर ऐसा कुछ मेंशन्ड भी नहीं है कि आपको जो है अकाउंट में ही देना है या इस पर्सन को ही पेमेंट करना है, तो ऐसे केस में पेमेंट कर दिया जाएगा जो भी पर्सन उस चेक को लेकर आया है, ठीक है. सो व्हाट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स? कि अगर आप लोगों के पास में कोई भी रीजनेबल, बहुत ही ज्यादा जो है, अगर कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं है या कोई भी एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर आप किसी भी एक पर्सन पर डाउट कर रहे हो या उसे पेमेंट करने से मना कर रहे हो, तो आपको पेमेंट करना ही करना होगा, ठीक है. दैट मीन्स अगर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि नहीं यहां पर तो कुछ गड़बड़ है, तो ही आप जो क्या कर सकते हो, उस पेमेंट को रोक सकते हो. अदरवाइज पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स कि जो भी आपके पास में मेंशन्ड है, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट में मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करने वाले हो. ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है पेमेंट इन ड्यू कोर्स. देन आगे आते हैं नेगोशिएशन. व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज to constitute the person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated. Now I guess ये चीज तो क्लियर है. अभी स्टार्टिंग से मैं बता ही रही हूँ what is negotiable instrument या negotiation क्या हो गया, कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है from one person to another person. All right. देन आता है एंडोर्समेंट. अब एंडोर्समेंट क्या होता है इसे समझते हैं. When the maker or the holder of the negotiable instrument signs the same, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or the face thereof or on the slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called endorser. ठीक है, क्या हुआ, जब भी जो एक मेकर है या फिर जो भी एक होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो साइन करता है उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, या फिर जो है जो भी आपका जो भी पेपर, स्लिप ऑफ पेपर है जो कि माना गया है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस पर प्रॉपर्ली साइन करता है, स्टैम्प्ड जो है वो लगा हुआ है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को क्या कहा जाता है कि वो एंडोर्स कर रहा है या फिर इसे जो है एंडोसर कहा जाता है, ठीक है. दैट मीन्स ही इज व्हाट, उसने जो है सारे अपने लीगल टर्म्स कंप्लीट करके बोल रहा है कि हाँ ये देखो इस ये जो भी पेमेंट है इसके बदले में आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे दिखाकर मुझसे क्या ले सकते हो, अपना पेमेंट वापस रिसीव कर सकते हो, या फिर इसे आप बैंक के पास ले जाकर मेरे जो बैंक अकाउंट है वहां से आप क्या ले सकते हो, मनी ले सकते हो, ठीक है. इफ द एंडोर्सर साइंस हिज और हर नेम ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक, एंड इफ ही एड्स डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और to the order of the specified person, the endorsement is said to be in full and the person so specified is called endorsee of the instrument. ठीक है, अब जैसे कि एक चेक है, चेक पर जो है मैंने नेम नहीं लिखा है किसी का, ठीक है, और इसको साइन वाइन कर कर दे दिया है, तो ये एक ब्लैंक एंडोर्समेंट कहलाएगा, ठीक है. इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज इन ब्लैंक. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसको जो है पेमेंट करना है. ऑल राइट, और अगर जो है मैंने यहाँ पर किसी का नेम लिख दिया या फिर जिस भी पर्सन को पेमेंट करना है उसके ऑर्डर पर मैंने किसी और का नेम लिख दिया है, तो ऐसे में जो है एंडोर्समेंट कैसा कहलाता है, इन फुल. ठीक है, तो इन ब्लैंक एंड इन फुल आई गेस क्लियर है आप लोगों की क्या होते हैं. जो इन ब्लैंक एंडोर्समेंट होते हैं वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होते हैं. ठीक है, वो कौन सा केस हो जाएगा फिर, बियरर वाला. Now the branch on which it is drawn. So normally a check is presented for payment only at a branch where the account is maintained. बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैंने किसी को चेक दिया,
ठीक है, अगर उसको मेरे अकाउंट से मनी चाहिए तो वो क्या करेगा, मेरी बैंक में जाएगा और वहां से जो है मनी ले लेंगे। ऑल राइट, सो दैट मीन्स व्हाट कि ये क्या हो गया कि जहां पर मेरा अकाउंट मेंटेन्ड है वहीं से आप मनी लोगे। अब इसके अलावा आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए और भी चीजें जो है या और भी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। लाइक एक जो पर्सन है वो खुद की बैंक में जा सकते हैं और उन्हें ये जो है चेक दे सकते हैं और बैंक को बोल सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ में क्या करो, इस पेमेंट को रिसीव करो। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पेमेंट है वो आप क्या करो, कलेक्ट कर लेकर आओ। ऑल राइट, ये चीज हो सकती है। उसके अलावा पहले कभी बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें तो तब क्या होता था कि जिस ब्रांच में अकाउंट है मेरा उसी ब्रांच में जाकर जो है क्या करना पड़ेगा, मनी जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में ये नहीं होता है, ये इंटर जो है सिटी भी होता है। जैसे कि मेरा ब्रांच है मुंबई में, लेकिन जो है वही सेम बैंक जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली से हम किसी भी ब्रांच से जो है मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इंटर सिटी भी होता है। अब अल्टीमेटली वो मेरे ही अकाउंट से मनी डेबिट होने वाला है, लेकिन ये जो है क्या हो गया, एक फैसिलिटी मिल गई है लोगों को कि ऐसा नहीं कि जहां से ब्रांच है वहीं से जो है आपको मनी लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, सो बट नाउअडेज सेवरल बैंक्स एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मल्टी सिटी चेक। ठीक है, दैट इज व्हाट, वही जो मैंने अभी बताया कि मल्टी सिटी चेक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वेयर बाय द कस्टमर कैन प्रेजेंट द चेक एट एनी टाइम ऑन इट्स ब्रांचेस ब्रॉट अंडर द कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉर गेटिंग payment. Even then the customer's account will be the home branch, even then the customer's account with the home branch is debited. ठीक है, सो आई गेस ये जो चीज है ये तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर है, बहुत ही सिंपल है ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के लिए। फिर डेट, अ चेक में बियर अ फ्यूचर डेट दैट इज पोस्ट डेटेड। ठीक है, करेंट डेट और एन एंटी डेट। ठीक है, चेक डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। आप आई गेस हर एक काइंड ऑफ चेक से जो हो चेक जो हो उसे आप देख चुके हो कि कौन कौन से टाइप ऑफ चेक होते हैं, राइट। एज अ बैंकर आपका जो एक डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो चेक्स में डील करना होता ही होता है। सो जो चेक है उसमें कोई फ्यूचर डेट हो सकती है, कोई करेंट डेट हो सकती है, कोई एंटी डेट भी हो सकते हैं चेक्स। ठीक है, इफ द चेक्स बियर्स अ डेट 3 months prior to the date of presentation, it is considered to be a stale check which cannot be paid without revalidation by the drawer. A post-dated check cannot be paid because in such cases the bank runs the risk of getting stop payment instructions, death, insanity or insolvency of drawer, serving of any attachment order before the ostensible date of the check. ठीक है, जो भी post-dated check है वो before that date payment नहीं कर सकते हो आप लोग, right? Because अगर in case आप ऐसे अगर कोई भी पेमेंट करते हो तो आपके पास में जो है स्टॉप पेमेंट ट्रांजैक्शन का क्या आ सकता है, जो स्टॉप पेमेंट ट्रांजैक्शंस के जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ सकते हैं। कोई भी जो वेरियस चीजें जैसे कि डेथ, इंसेनिटी, ये कुछ भी जो है ये कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, सो अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक है तो वो जिस डेट पर बोला गया है उसी डेट के बाद में पे किया जा सकता है, उसके पहले पे नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें वो डेट डली हुई है कि ऑन डिमांड बोला गया है कि आप उसी टाइम पर क्या करोगे, इसको पे करोगे। ऑल राइट, देन पेई। अब पेई कौन है? A check may be made payable to single payee or joint payees or alternative payees. If a check is payable to joint payees as X and Y, it should be paid them jointly. Similarly, if a check is payable to X or Y, it may be paid to either X or Y. Sometimes banks come across checks made payable to cash or order. Such a check can be paid only to the drawer or his agent. If a check is drawn payable only to particular person, say X, only it can be paid to him only and not to any other. If a check is payable to a limited company, it cannot be paid to the third party. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वेरियस बताया गया है कि एक चेक जो है उसका पेई कौन है, दैट मीन्स किसको ये चीज पेएबल है। ठीक है, सो अगर कोई भी एक जॉइंट पेईज है, ठीक है, तो और अगर ऐसे केस में अगर चेक में मेंशन्ड है X एंड Y, नाउ आई गेस कि ये चीजें आप लोग फेमिलियर हो, लेकिन स्टिल एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं
जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर रिवीजन, अगर कोई भी चेक है उस पर x एंड y लिखा है, सो दैट मीन्स कि x और y दोनों को जो है जॉइंटली पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई चेक है जिस पर x और y लिखा है, डिफरेंस क्या है, वहां पर एंड है, यहां पर क्या है, यहां पर और है, ठीक है। x और y अगर लिखा है तो या तो x को पे किया जाएगा या फिर y को पे किया जाएगा, ठीक है। समटाइम्स बैंक कम्स अक्रॉस चेक पेएबल मेड पेएबल टू कैश और ऑर्डर, ठीक है। ऐसे भी चेक्स आप लोगों के पास में आते हैं जो कि कैश में पेएबल होते हैं या फिर ऑन ऑर्डर पेएबल होते हैं। दैट मींस जिसका नाम है उसी को जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सच ए चेक कैन बी पेड ओनली टू द ड्रॉअर और हिज एजेंट इफ अ चेक इज ड्रॉन पेएबल ओनली टू पर्टिकुलर पर्सन से एक्स ओनली, ठीक है। अगर जो है लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स को पे करना है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक्स को जो है ये पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। और अगर कोई भी लिमिटेड कंपनी वाली अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है या जो भी आपका चेक है वो अगर आप कोई कंपनी पर ड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी है उसको ये पे नहीं किया जा सकता है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीजें भी क्लियर है कि चेक के जो पेई होते हैं वो कौन कौन होते हैं। Then whether order check or bearer check, an order check may be presented for payment either by the original payee or by the endorsee. In such cases, proper identification of the presenter should be asked for, ठीक है। जब ऑर्डर चेक की बात होती है तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ऑन ऑर्डर आप पे कर रहे हो कि आपको इस स्पेसिफिक पर्सन को ही पे करना है, तो उस पर्सन का पूरा आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि हाँ ये वही पर्सन है जो कि यहाँ से हमें पे करना है। अब ऐसे में भी क्या होता है कि मान लो कि जो चेक है उस पर कोई भी क्या नहीं है, उस पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। दैट मीन्स कि जो ये चेक है उसका पेमेंट कैसे किया जा सकता है, उसका पेमेंट बाय कैश किया जा सकता है। अब ऐसे केस में भी जो है रिस्क होती है। कैसे रिस्क होती है, बहुत ही सिंपल चीज है, ओके, ये चीज आप लोगों को पता है। अब जैसे कि सिंपल सी चीज है, साक्षी नाम के पर्सन और भी होंगे, ऑलराइट। अब जो चेक होता है उसमें कोई फोटो थोड़ी ना लगी है कि ये पर्टिकुलर साक्षी को ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और भी जो डिफरेंट साक्षी हैं उनको आप पेमेंट कर सकते हो। कोई जो है अपनी फेक आइडेंटिटी बना के आ जाए कि हाँ मैं साक्षी हूं, तो बैंक तो उसको पेमेंट कर देगी ना। बैंक थोड़ी ना ये बोलेगी कि नहीं नहीं आप नहीं हो। अब बैंक जो है वो उस पर्टिकुलर चीज में इतना जो है आइडेंटिफिकेशन पर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि चेक में क्रॉसिंग है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो पर्सन है जैसे कि जो साक्षी है, ठीक है, अब अगर वो उसका कहीं पर भी अकाउंट खुला हुआ है तो सिंपल सी चीज है कि वहां पर उसका केवाईसी भी हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको जो पेमेंट है मुझे करना था, लेकिन आप किसी और साक्षी नेम की पर्सन को जो हो पेमेंट कर रहे हो, बट स्टिल दैट इज ट्रेसेबल, राइट। वो ट्रेस किया जा सकता है कि आपके किसके अकाउंट में जो है मनी गया है। सेकेंड चीज, केवाईसी हो रखा होता है, तो केवाईसी की वजह से क्या होगा, केवाईसी की वजह से उस पर्सन को जो है पकड़ा जा सकता है, राइट। तो इसलिए जो है जो क्रॉसिंग वाले जो चेक्स होते हैं वो रिस्की नहीं होते हैं और वो ज्यादा जो है क्या किए जाते हैं, प्रेफरेबल होते हैं आज के टाइम में, ठीक है। बिकॉज ऐसे में तो कोई भी पर्सन जो है क्या कर देगा, अपनी फेक आइडेंटिटी बनाकर बताकर और जो है पैसे ले जाएगा और फिर तो गुम हो गया, फिर आप भले ढूंढो आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज है कि इसलिए जो है क्रॉसिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा क्या की जाती है, यूज की जाती है। Further, if the check contains endorsements, it must be ensured that they are regular. A bearer check can be paid to any person who presents it, ठीक है। जो bearer check है वो किसी को भी मिल जाएगा। In such case, the paying banker need not verify the endorsement, ठीक है। अगर bearer check है तो bearer check में जो बैंकर है वो किसी भी काइंड ऑफ जो है आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। However, the signature of the presenter should be obtained on the reverse of the check for having received the payment, ठीक है। बस जो है सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो सिग्नेचर के अलावा जो है बाकी और कोई भी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। Now whether amount stated in words and figure are the same, अब ऐसा केसेस भी होते हैं और ये आप लोगों ने भी देखे होंगे कि कई बार क्या होता है
कि जो हम इन वर्ड्स लिखते हैं और इन फिगर्स लिखते हैं वो अमाउंट डिफर कर जाता है, ठीक है। अब वो बाय मिस्टेक भी हो जाता है कि आपने इन वर्ड्स में लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी या इन फिगर्स में लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर अब ऐसे केस में क्या किया जाता है, एक बैंक जो है वो कौन से पर्टिकुलर अमाउंट को सही मानती है या फिर क्या वो जो चेक है वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है, क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। सो बिफोर मेकिंग पेमेंट इट शुड बी ensured that the amount stated in words and figure tallies. Section 18 of the NI Act, that is Negotiable Instrument Act, says that when the amount stated in words and figure differs, the amount stated in words shall be paid, but in practice the bank prefer returning such checks unpaid without with the reason amount in words and figure differs, ठीक है। So जो section कौन सा है 18 है of the NI Act, वो तो बोलता है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए जिसमें जो फिगर्स और वर्ड्स में जो अमाउंट है अगर वो डिफर करे तो ऐसे केस में जो वर्ड्स में लिखा है उसका आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन यूजुअली बैंक्स क्या प्रेफर करती है कि यार ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, हो सकता है कि वर्ड्स में जो लिखा है वो गलत हो गया हो, ठीक है, और फिगर्स वाला सही हो, राइट, ये पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बिग हम लोग जो है कस्टमर बिग अमाउंट्स को लिखता है तो वो लिखने में जब हम फिगर में लिख रहे हैं तब सही लिख रहे हैं लेकिन इन वर्ड्स में जो है वो गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है बैंक क्या प्रेफर करती है, बैंक प्रेफर करती है कि इस चेक को रिटर्न कर दिया जाए, हम इस चेक को पे नहीं करें विद द रीजन कि जो अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स वो डिफर कर रहा है, ठीक है। फिर जो भी एक कस्टमर होगा वो फिर से अपना चेक जो है प्रेजेंट कर सकता है उसे सही करके। ऑल राइट, सो आई गेस ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता है एंड क्लियर है। देन वेदर क्रॉस्ड, वही चीज जो अभी तक मैं बात कर रही थी जो कि क्या थी, क्रॉस्ड वाली। तो अगर चेक क्रॉस्ड है तो क्या होगा, सो चेक में बी क्रॉस्ड इधर जनरली और स्पेशली, ठीक है। चेक्स जो है वो जनरली स्पेशली दोनों क्रॉस्ड हो सकते हैं। जनरली क्या कि कहीं पर भी जो है दो लाइंस बना दी। अब यूजुअली आप लोग भी देखते होंगे कि जो चेक्स है उनमें यहाँ पर जो है कॉर्नर में दो जो है पैरेलल लाइंस बनाई जाती है, लेकिन ये चीज भी पता है कि ये जरूरी नहीं कि यहीं पर ही बनाई गए, कहीं पर भी बना सकते हैं। ऑन द बैक ऑफ द चेक जो है दो लाइंस बना दी, ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग। अब जो क्रॉसिंग है वो कोई भी कर सकता है, एक जो होल्डर है वो भी बना सकता है और जो मेकर है वो भी बना सकता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को चेक दिया और मैंने उस पर क्रॉसिंग नहीं की और सामने वाले पर्सन ने उस पर क्रॉसिंग कर दी तो वो गलत हो गया, वो भी सही है, ठीक है। ये जो है ये एक बेसिकली क्या है कि ये एक जो है रिस्क से बचने का तरीका है, एक सेफ्टी मेजर काइंड ऑफ है। All right. So according to section 123 of NI Act, when a check bears across its face an addition of the word and company or any abbreviation thereof between two parallel transverse lines or two transverse lines simply either with or without the word not negotiable, that addition shall be deemed to be a crossing and the check shall be deemed to be crossed generally, ठीक है। अगर जो ये दो लाइंस है इनके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो जनरली क्रॉस्ड होता है, और स्पेशली क्रॉस्ड हम क्या बोलते हैं जब वो दो लाइंस के बीच में कोई एक स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि दो लाइंस के बीच में लिख दिया SBI, तो इसका क्लियर मतलब है कि ये जो अमाउंट आपको पे करना है ये SBI की ब्रांच में या जो SBI का अकाउंट है उसी में जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट है ये उसी पर्सन के पास में जा सकता है जिसका SBI में अकाउंट होगा। ऑलराइट, या फिर यहाँ पर लिख दिया हमने अकाउंट पे, तो वो तो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर कोई दिए गए हैं, वो दो लाइंस ली है एंड दो लाइंस के बीच में अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो ऐसे केस में उसे बोला जाता है स्पेशली क्रॉस्ड, और जब सिर्फ दो लाइंस बनाई गई सो दैट इज जनरली क्रॉस्ड। ओके, so according to section 126, when a check is crossed generally, the bank on whom it is drawn should not pay it otherwise than to a banker, ठीक है। वही जो सेक्शन 126 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक चेक जनरली क्रॉस हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि जो बैंक है वो ये पेमेंट एक बैंकर को ही करेगी, ठीक है। दैट मींस ये जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में ही होने वाला है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सेम बैंक में अकाउंट होना, डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन वो जो मनी है वो बैंकर को ही किया जाएगा, किसी पर्सन को हैंड में नहीं दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू section 129, a banker paying a check crossed generally otherwise than to the banker shall be liable to the true owner of the check
for any loss he may sustain owing to the check having been so paid. Such a payment will not be regarded as payment in due course and the banker will lose the protection as given in section 128 of the act. ठीक है, और अगर कोई भी चेक है जिस पर जनरल क्रॉसिंग है और अगर ऐसे केस में भी कोई भी एक बैंकर है जो कि मनी इन कैश दे रहा है, तो अगर कोई भी काइंड ऑफ लॉस होता है या कोई भी काइंड ऑफ जो है फ्रॉड होता है, तो ऐसे केस में बैंक किसको लायबल है ये अमाउंट पे करने के लिए? वापस जो होल्डर था, सॉरी नॉट होल्डर, जो मेकर था चेक का, उसको। ठीक है, क्योंकि उसके अकाउंट से जो है मनी गया है, ऑलराइट, और उस पर इंस्ट्रक्शन था कि आपको क्या करना है, आपको जो है इसका पेमेंट टू द बैंकर ही करना है। ऑलराइट, सो आई गेस कि ये इतनी चीजें जो है क्लियर है आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट, where a check bears across its face an addition of the name of the banker, either with or without the words not negotiable, that addition shall be deemed to be a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker. ठीक है, तो अगर कोई भी जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 124 जो है इस एक्ट का, तो अगर कोई भी जो चेक है उसके जो वो क्या बियर कर रहा है, कोई भी एक बैंकर का नेम, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, SBI लिखा है। ठीक है, एंड इसके साथ में जो है नॉन निगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में ये जो बैंक है ये हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्पेशली क्रॉस्ड चेक है। सॉरी, ये जो चेक है वो कैसा चेक है, स्पेशली क्रॉस्ड चेक है, और ये उस पर्टिकुलर बैंक में ही पे होना चाहिए। Then according to section 126, when a check is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent for collection. ठीक है, तो जो ये सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग जो चेक स्पेशली क्रॉस्ड है, तो ऐसे केस में जो बैंक जिसके ऊपर ये ड्रॉन किया गया है वो कब पे करेंगी, वो तभी पे करेंगी जब जिस भी पर्टिकुलर का बैंक का नाम है उस बैंक से अगर वो चेक आता है तो। ठीक है, so according to section 129 of the act, a banker paying a check crossed specially otherwise than to a banker to whom it is crossed or his agent for collection shall be liable to the true owner of the check for any loss he may sustain owing to check having been so paid. Such a payment will not regarded as payment in due course and the payment will lose protection as given in section 128 of the act. जो 129 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो बैंक है वो अगर पे कर रही है कोई भी एक स्पेशली क्रॉस्ड चेक को किसे, कोई भी जो है बैंकर जिसके ऊपर वो क्रॉस किया गया है या फिर किसी भी उसके कलेक्टिंग जो बैंक है, कलेक्टिंग जो एजेंट है, अगर उसको पे कर रही है, तो ऐसे केस में जो बैंकर है वो लायबल है उस पर्सन के लिए। अगर कोई भी लॉस होता है तो उस पर्सन के साथ में वो लायबल है जिसका अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, तो और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। So according to section 127 of the act, where a check is crossed specially to more than one banker except when crossed to an agent for the purpose of collection, the paying bank shall refuse payment thereof. ठीक है, जो सेक्शन 127 है एक्ट का उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो चेक है वो स्पेशली क्रॉस्ड है किसमें, मोर देन वन बैंकर में। ठीक है, दैट मीन्स एक से ज्यादा बैंकर जो है उसमें नेम लिखा है बैंक का, और इसमें जो है एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस्ड टू एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, अगर कोई एजेंट के लिए क्रॉस्ड नहीं है कलेक्शन के पर्पस से और अगर एक से ज्यादा बैंक का उसमें नाम है तो फिर ऐसे केस में जो पेमेंट है वो रिफ्यूज कर देना होगा। ठीक है, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग हैज नॉट बीन डेल्ट अंडर द NI एक्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर अकाउंट पे ही लिखा होता है तो वो चीज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बचती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर अकाउंट में जो है मनी जा सकता है। ऑलराइट, सो अकाउंट पे ही अगर चेक होता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है उसे डील नहीं किया जाता है। However, in banking practice, it has significance. This type of crossing is a direction to the collecting banker to collect the check to the credit of an account. The collecting bank will not get protection
if it collects the check crossed account payee for a person other than the person mentioned in the instrument whether payable to bearer or order। ठीक है, तो अगर अकाउंट पेई हम बोले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तो नहीं आता, लेकिन अगर हम बैंकिंग जो है रेगुलेशन या बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन उनमें देखें तो ये काफी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है एंड जो ये है ये देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो अकाउंट पेई अगर लिखा है तो अगर ऐसे केस में जो भी अकाउंट उसमें लिखा है उसके अलावा अगर और किसी को एक बैंकर जो है पेमेंट करता है तो ऐसे केस में जो बैंकर है वो लायबल होगा फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, As per RBI directives, bank should not collect account payee crossed checks for any person other than the named payee। ठीक है, जो भी पेई जिस भी पर्टिकुलर पेई का उसमें नेम है अगर वही आकर आपको दे रहा है तो आप उसको कलेक्ट करो, अदरवाइज मत करो as per RBI directives। ठीक है, So whether the instrument contains any endorsement, अब जो instrument है क्या उसमें कोई भी kind of endorsement हो सकता है? So according to section 15 of NI Act, when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on the slip of paper annexed thereto, he is said to endorse the same। ठीक है, endorsement या endorse करना क्या हो गया, तो according to section 15 जो है negotiable instrument act का, तो इसके according जो maker है या फिर जो holder है एक negotiable instrument का, वो अगर sign करता है उस instrument को उसके face पे या उसके back पे, ठीक है, कहीं पर भी जो है अगर उसमें sign किया गया है और वो जो है वो for the purpose of negotiation बनाया गया है, वो जो instrument वो नेगोशिएट किया जा सकता है, तो ऐसे केस में क्या बोला जाएगा कि ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे एंडोर्स किया गया है। Though the NI Act permits endorsement on the face of the instrument, the practice is only on the back of it. The slip of paper annexed to the instrument for negotiation is called allonge. Bearer check is transferred by holder by mere delivery। ठीक है, एक जो bearer check है वो तो ट्रांसफर हो गया mere delivery से, जैसे कि मैंने जो है एक चेक दिया मिस्टर ए को, वो एक bearer चेक था। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है व्हाट इज बियरर एंड होल्डर, अभी तक मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। ए ने जो है वो चेक उठाकर किसको दे दिया, बी को दे दिया। दिस इज व्हाट मेयर यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो बेयरर चेक है उसे सिर्फ ट्रांसफर करने से क्या हो जाता है, उसकी जो डिलीवरी है ए से बी तक डिलीवरी हो गई, मतलब कि सिर्फ डिलीवरी करने से क्या हो गया कि उसका जो ट्रांसफर है वो हो जाता है। ठीक है, अ बेयरर चेक इज ट्रांसफर्ड बाय होल्डर बाय मेयर डिलीवरी। एंडोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ बेयरर चेक। ठीक है, बेयरर चेक में जो है एंडोर्समेंट जरूरी नहीं होता है। The paying banker need not look into endorsements if any on the bearer check। ठीक है, bearer check जो है वो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि थोड़ा सा क्या है, ज्यादा नेगोशिएबल है कि भाई ए टू बी दे दिया, बी टू सी दे दिया, सी टू डी दे दिया, ऐसे वे में आप कितना भी जो है उसे ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट बाय मेयर डिलीवरी जो है ये ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, An order check can be transferred only by endorsement followed by delivery। ठीक है, जो ऑर्डर चेक है वो ट्रांसफर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट से, फॉलोड बाय इट्स डिलीवरी। पहले हमने एंडोर्स कर दिया, हमने जो है बता दिया कि ऑन ऑर्डर यू हैव टू पे दिस एंड दिस, वी हैव साइंड इट एंड वी हैव गिवन इट। ओके, हमने वो डिलीवर भी कर दिया है, तो ऑर्डर चेक जो है वो ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ एनआई एक्ट, एन एंडोर्समेंट मे बी इन ब्लैंक और इन फुल। इस चीज को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। If the endorser signs his name only, it is endorsement in blank. If the endorser signs and adds a direction to pay the amount to or to the order of a specified person, it is then called an endorsement in full. A paying banker should look into the regularity of the endorsement before making payment so that he could avail the protection under section 85(1) of the NI Act in case the endorsement is forged। ठीक है, जो पेइंग बैंक है उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है जो रेगुलरिटी एंडोर्समेंट की उसे जो है देखने की जरूरत होती है कोई भी एक पेमेंट करने से पहले, ताकि उन्हें जो है सेक्शन 85(1) के अंडर जो है प्रोटेक्शन मिल सके अगर कोई भी काइंड ऑफ जो है फॉर्जरी हुई हो तो। ठीक है,
any alteration according to section 87 of the NI Act, any material alteration of the negotiable instrument renders the same void as against anyone who is a party thereto at the time of making such an alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties. ठीक है, अगर कोई भी अल्ट्रेशन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, तो वो कैसे होंगे? Any material alteration should be authenticated under the full signature of the drawer. Under the CTS, alterations, corrections on checks have been prohibited to curtail check frauds on account of alterations in the various fields of check and to give protection to customer as well as bank. ठीक है, अब बेसिकली हम लोग देखें तो चेक्स में अल्ट्रेशन करना अलाउड नहीं है. अगर चेक में आपके पास में कोई भी चेक आता है, उसमें कुछ भी चीज कट की गई है, फिर उस पर कुछ लिखा गया है, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो. क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है? बैंक क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? क्योंकि यहाँ पर जो है रिस्क होती है कि ये चीज जो है ये गलत हो सकती है, रिस्क होता है कि ये कोई काइंड ऑफ फ्रॉड हो सकता है. ठीक है, इसलिए जो है जब अगर कोई भी जो चेक है जिसपे अगर कोई भी काइंड ऑफ अल्ट्रेशन किया गया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा केस बने कि अल्ट्रेशन करने की जरूरत है तो फिर ऐसे केस में जो है एक प्रॉपर कंसेंट की जरूरत होती है, सारे जो भी ड्रॉई है, ठीक है, उन सब की. वैसे बेसिकली अगर हम CTS के अंडर देखें तो ये चीज अलाउड नहीं है. ठीक है, then no changes or correction can be carried out on the check other than for the date validation purposes if required. For any change in the payee's name, courtesy amount, that is amount in figures, or legal amount, that is amount in words, a customer has to issue a fresh check. This would help banks in identifying and controlling fraudulent alterations. This prohibition is applicable to checks cleared under the image-based check ट्रंकेशन सिस्टम्स ओनली. ठीक है, तो अगर कोई भी अल्ट्रेशन है तो वो अलाउड नहीं है. हाँ, अगर कोई चेंजेस है किसमें आपके जो है कोई भी जो डेट है अगर उसमें कोई चेंज या करेक्शन है तो वो किया जा सकता है, पूरा जो है उसका डेट वैलिडेशन पर्पस के अकॉर्डिंग. उसके अलावा अगर जो है फिगर्स में चेंज है, ओके, जो अमाउंट लिखा है उसमें चेंज है, उसका जो वर्ड्स में अमाउंट लिखा है उसमें चेंज है, या जो पेई का नेम है उसमें चेंज है, तो ये चीजें नहीं की जाएंगी. इनके लिए जो है फ्रेश क्या करना पड़ेगा? फ्रेश चेक इशू करना पड़ेगा. ठीक है, उनमें चेंजेस जो है अलाउड नहीं है. और ये चीज किसके अंडर जो है या किस में जो है देखी जाती है? सो दिस इज ओनली अंडर CTS मेथड, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो उसमें कि हम क्या बोलते हैं कि इमेज के थ्रू जो है क्लियरिंग हाउसेस में ये जाते हैं, राइट. फिजिकल चेक ना जाकर क्या जाती है, उस चेक की इमेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है टाइम इफेक्टिव मेथड रहे ये और टाइम जो है वो सेव किया जा सके. ऑलराइट, इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको थोड़ी देर पहले, एंड आई गेस कि आप लोगों को ऐसे भी पता है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है. ठीक है, देन उसके बाद में एनी मल्टीलेशन, इफ अ चेक इज एक्सीडेंटली टॉर्न बाय द ड्रॉअर, he may confirm the multilation and the check can be paid if otherwise in order. When a check is accidentally turned by the collecting bank, it is the practice to put an endorsement as multilation guaranteed on the back of the check. ठीक है, अगर कोई भी चेक है जिसमें कि जो है गलती से जो है फट गया या गलती से कुछ हो गया उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उसमें कुछ हो गया हमसे, तो ऐसे केस में अगर ऑर्डर में हमें पे नहीं करना है चेक को तो वो पे किया जा सकता है, उसका जो है मल्टीलेशन कंफर्म करने के बाद में कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा. और अगर जो कलेक्टिंग बैंक है अगर उनसे ये हो गया है तो ऐसे केस में ऑन द बैक ऑफ दी चेक वो लिखते हैं कि ये जो है मल्टीलेशन गारंटीड है, ये हमसे हुआ है, तो ऐसे केस में वो जो चेक है वो क्लियर हो जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन द चेक इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू डेबिट हिज अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक. ठीक है, बहुत ही क्लियर है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो भी अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर है और जो चेक पर सिग्नेचर है अगर वो मैच नहीं करते हैं तो ऐसे केस में एक जो बैंकर है उस चेक को जो है क्या नहीं करता है, उस चेक को क्लियर नहीं करते हैं और पेमेंट रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जो सिग्नेचर है वो एक काइंड ऑफ क्या है, वो एक काइंड ऑफ वैलिडेशन होता है कि हाँ जो मतलब जो भी एक अकाउंट होल्डर है वो बोल रहा है, खुद बता रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट जो है वो डेबिट कर दीजिए. ठीक है,
In case where signature is forged, the banker does not get the authority for debiting the account. Though the NI Act provides protection to the paying banker in case of a forgery of endorsement, it does not give any protection when the drawer signature is forged. ठीक है, अगर जो ड्रॉर का सिग्नेचर है वो अगर फॉर्ज्ड है तो ऐसे केस में बैंक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर जो है मनी विड्रॉ नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है. ओके, आई गेस ये चीजें भी अच्छे से क्लियर है. Then stop payment instructions. What are stop payment instructions? As the name suggests, कि आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप पेमेंट स्टॉप कर दो. ठीक है, अब क्या क्या उसके अंदर जो वेरियस अकाउंट होल्डर्स है वो जो मतलब कि जॉइंट अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, तो ऐसे कि इसमें स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को कब जो है कंसिडर करना होगा. So before making payment of the check, the bank should see that there is no stop payment instruction with respect to the check. ठीक है, अब ये instructions पहले के दिए हो सकते हैं कि भाई मतलब कि एक जो भी पर्सन, एक जो भी अकाउंट होल्डर है, उसने बैंक को पहले से बता दिया है कि देखो ऐसे ऐसे केस में अगर आपके पास में चेक आता है तो आप उसका पेमेंट नहीं करोगे. ठीक है, तो पहले जो है बैंक क्या करेगा, चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के कोई भी स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है. When the countermanded check is presented for payment, it should be returned with reason. Payment countermanded by the drawer. ठीक है, in the case of joint accounts, an order for the stop payment instruction can be given by any of the joint account holders. ठीक है, कोई भी joint account, दो जो भी joint account जिसका भी है उनमें से कोई भी जो है account holder बोल सकता है, stop payment instruction दे सकता है. ठीक है, in case of partnership accounts, cancellation of a stop payment instructions must be given by all the partners. ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट में जो है अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को कैंसिल करना है तो ऐसे में सारे ही जो पार्टनर्स हैं उन्हें क्या देना है, ये इंस्ट्रक्शन देना है या ये बोलना पड़ेगा. ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज, कैंसिलेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन बाय ऑल द पर्सन अथोराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट. ठीक है, कंपनी लिमिटेड कंपनी में जो सारे लोग जो कि अथोराइज्ड उस अकाउंट को मेंटेन करने में, यूज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उन सबके इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी. ठीक है, at the time of making payment, the bank should also verify whether there is sufficient balance in the account. There is no order as such, orders such as garnishee order, income tax attachment order, etc. prohibiting payment. There is no notice of death, insolvency or insanity of a drawer. ठीक है, so apart from all these things जो हम लोगों ने पढ़ी, जो various उसके features पढ़े, कब पेमेंट करना है, किस वे में नहीं करना है, कब नहीं करना है, उसके अलावा कुछ ये जो बेसिक सी चीजें हैं ये भी हमें कंसिडर करनी होती है. ओके, सो आई होप सो कि ये जो चेक से रिलेटेड सारी चीजें थी, चेक से रिलेटेड जो वेरियस चीजें, सेक्शंस हमें याद रखने हैं, आई होप सो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए. अब देखो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इजी क्यों है, बिकॉज बेसिकली यहाँ पर हम लोग चेक्स के बारे में सबसे ज्यादा पढ़े, राइट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का हमने ओवरव्यू देखा, उसमें हमने देखा तीनों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा किसके बारे में, चेक के बारे में. चेक जो कि एक बैंकर की नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस में नंबर ऑफ चेक्स आप लोग देखते हो, आपके पास में हर काइंड के चेक्स आते हैं, आप लोगों को पता है अच्छे से कि कब किस चेक को जो है एक्सेप्ट करना है, किसे रिफ्यूज करना है, किन ग्राउंड्स पर पेमेंट करना है, किन ग्राउंड्स पर नहीं करना है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो एज अ बैंकर अगर हम बोलें तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ईजी है. अगर एज अ लेमैन भी मैं बोलूं तो इस टॉपिक में जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं. अगर कोई भी एक कस्टमर अगर कोई भी एक कस्टमर है जिसका एक बैंक अकाउंट है, जो कि ये सारी डीलिंग्स करते हैं, जिन्होंने कभी चेक प्रेजेंट किए, तो उन्हें भी पता है कि क्या क्या चीजें होती है. अपार्ट कुछ डिफरेंट भी अगर होगा तो वो चीज आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है. सो बेसिकली एज पर आवर सिलेबस या हमारा जो पूरा जो हॉरिजन है उसके हिसाब से हमें चेक के बारे में ही अच्छे से पढ़ना था. बाकी प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उनका बस मीनिंग हम लोगों के लिए काफी था. ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर ज्यादा फोकस नहीं किया है.
ऑल राइट, सो आई गेस कि ये पूरा जो टॉपिक था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, दैट इज ये जो वीडियोस है हमारे, ये आप यूट्यूब चैनल जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, उसके अलावा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्या करना है, क्या प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। आपको गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको वेबसाइट डालनी है दैट इज www.magnetbrains.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें से आपको जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको जैब कैप पढ़ना है, ये आपका जैब कैप आपको दिख रहा है, क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो वेरियस प्लेलिस्ट हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करना, उसके अंदर जो वेरियस टॉपिक्स अवेलेबल है वो आपको जो है विजिबल हो जाएंगे। उनमें से जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। इसी वे में आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ इन वीडियोस को आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से भी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो आप लोग हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।